हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीपक शर्मा, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी ये उसके सिलेबस में भी है, JKPSI के सिलेबस में भी है, KAS के सिलेबस में भी है। तो मतलब जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उन सभी सिलेबस में ये टॉपिक, ये चैप्टर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से इनको समझना। तो मैं आपको फर्स्टली बता दूं कि ये जो कंटेंट है ये कहाँ से लिया गया। तो ये कंटेंट मैंने उठाया है शंकर IAS इन्वायरमेंट की बुक से, प्लस जो 12th की बायो की NCERT है उसके लास्ट 4 चैप्टर से। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो एज ए रेफरेंस बुक आप वो दोनों यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो इकोलॉजी टर्म थी, ये इकोलॉजी टर्म ये किसने दी थी। ठीक है, JKSS भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये जो इकोलॉजी टर्म थी ये दी थी, ये देने वाला बंदा था अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल इन 1869 के अंदर। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका नाम याद रखना आप। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल, इसने क्या किया था, इकोलॉजी टर्म दी थी। फिर दूसरी चीज़, इकोलॉजी वर्ड कहाँ से निकला है। ठीक है, ये जो टर्म है इकोलॉजी ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ये 2 वर्ड से निकला हुआ है, एक ओइकोस और दूसरा लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है होम आर प्लेस टू लिव इन, मतलब वो जगह जहाँ पे कोई चीज़ रहती हो। ठीक है, और लोगोस मतलब स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, इकोलॉजी क्या होती है, एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसके अंदर हम किसकी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स की। मतलब एक लिविंग थिंग की, अगर ये कोई एक पर्सन है या कोई भी लिविंग थिंग होगी, इन दोनों की आपस में क्या रिलेशनशिप है, प्लस इनकी इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो कौन कौन सी रिलेशनशिप के बारे में हम डिस्कस करते हैं इकोलॉजी के अंदर। इकोलॉजी के अंदर हम वो रिलेशनशिप पढ़ते हैं जो म्यूचुअली होती हैं 2 लिविंग बींग्स के बीच में, या फिर लिविंग थिंग्स की या लिविंग बींग्स की इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, वो रिलेशनशिप हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, एक है चारक संहिता। ये एक आयुर्वेदा का टेक्स्ट है। ठीक है, बुक बोल सकते हो आप। इसके अंदर किसके बारे में डिस्कस किया गया, इसके अंदर मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया गया कि प्लांट कौन कौन से प्लांट हैं, उनकी क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू होती है। ठीक है, तो चारक संहिता याद रखना, चारक संहिता मेडिसिन के रिलेटेड है। और सुश्रुता संहिता किसके रिलेटेड है, सर्जरी के रिलेटेड। ठीक है, तो ये टर्म याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी न किसी वे में वो पूछेगा। ठीक है, तो इकोलॉजी का पता चल गया आपको। अब आगे डिस्कस करते हैं हम इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, आपके आसपास वो सारी की सारी चीज़ें जिनसे आप घिरे हुए हो, वो लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है, जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को उनका जो सम टोटल होगा, पूरी को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इन्वायरमेंट। क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट। इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होंगे। ठीक है, ये होती है इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। फिर इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। कौन कौन से, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, तो बायो मीन्स लाइफ, जिनके अंदर जान होती है, जो जिंदा चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। और जिनके अंदर जान नहीं होती, जो बेजान चीज़ें होती हैं, वो आ जाएंगी एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर। देखो बायोटिक के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, मीन्स प्लांट्स के अंदर जान होती है, मूवमेंट शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, तो ये जिंदा चीज़ है। ठीक है, तो प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं और नॉन ग्रीन भी, ये बायोटिक पार्ट है। फिर एनिमल्स, इनके अंदर ही मैन भी आ जाएगा, ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे। मैन इज़ ए सोशल एनिमल। ठीक है, तो एनिमल्स हो गए, मैन हो गया, ये भी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट। डीकम्पोजर भी क्या होते हैं, हमारे बायोटिक कंपोनेंट। जैसे पैरासाइट्स हो गए, बायोन्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे बायोटिक कंपोनेंट। क्या हैं ये, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी इतना जान लो। यहाँ से पूछ सकता है कोई एग्जांपल देके कि ये बायोटिक कंपोनेंट है या ये बायोटिक कंपोनेंट है, तो आपको जब पता होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फिर एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जिनके अंदर जान नहीं होती, जैसे एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट, वाटर, ग्लास, विंड,
फायर, ग्रेविटी, सॉइल एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, आई होप ये चीज़ें अभी तक जो हमने यहाँ पे शो हो रही हैं आपको, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे बात करते हैं हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कितने लेवल्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो मेनली 6 लेवल्स होते हैं। कितने, 6। इंडिविजुअल फर्स्ट आ गया, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर। सबसे छोटा होगा इंडिविजुअल और सबसे बड़ा होगा बायोस्फीयर। ठीक है, तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है इकोलॉजी के अंदर। अब ये डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्या क्या होता है ये। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल के बारे में। क्या होता है इंडिविजुअल, नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनिज्म जिसकी एबिलिटी हो, एक ऐसा जंतु, जीव जंतु, ठीक है, जिसके अंदर एबिलिटी हो टू एक्ट आर फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जो अकेले फंक्शन कर सके। ठीक है, जो अकेले रह सके, फंक्शन कर सके, उसी को क्या बोला जा सकता है, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल क्या आ गया, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो कि फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली खुद ही क्या करे, अपनी फंक्शनिंग कर ले इंडिपेंडेंटली, किसी के ऊपर डिपेंड हुए बिना, उसको बोला जाता है इंडिविजुअल। क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल। फिर पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, अब इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा, ग्रुप होगा, लेकिन ग्रुप किसका, सेम स्पीशीज का। अगर ह्यूमन होंगे तो ह्यूमंस का ही ग्रुप होना चाहिए, एनिमल्स में भी अगर टाइगर है तो टाइगर का ही ग्रुप होना चाहिए, मतलब सेम स्पीशीज़ होनी चाहिए, जाति प्रजाति सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसी को बोला जाता है पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया के अंदर। ठीक है, सेम स्पीशीज़ का जो ग्रुप होगा, जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होगा, उसी को बोला जाता है पॉपुलेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो देखो फैक्टर क्या क्या है। अगर किसी की पॉपुलेशन बढ़ती है, किसी जगह की पॉपुलेशन बढ़ती है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। एक तो बर्थ आ जाएगा, जितने ज़्यादा चीज़ें जन्म लेंगी तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब अगर कोई चीज़, सपोज करो ये कोई एक नेटिव प्लेस है किसी की, और ये बाहर से कोई चीज़ उठ के यहाँ पे आती है, यहाँ पे अंदर, इसको बोला जाता है इमिग्रेशन। और एमिग्रेशन क्या होता है, ई वाला, एमिग्रेशन मतलब जब यहाँ से कोई चीज़ उठ के बाहर जाएगी, जब बाहर की कोई चीज़ उठ के अंदर आएगी उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इमिग्रेशन। लेकिन जब अंदर की चीज़ कोई उठ के बाहर जाएगी उसको बोला जाता है एमिग्रेशन। तो बर्थ, पॉपुलेशन इंक्रीज़ किससे होती है, एक तो बर्थ से, दूसरा इमिग्रेशन से। ठीक है, जब कोई बाहर से चीज़, अब सपोज करो कोई पर्सन बाहर रह रहा है, ठीक है, फॉरेन में, अब फॉरेन से अगर वो यहाँ पे इंडिया में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली इंडिया की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर जाएगी। फिर पॉपुलेशन डिक्रीज़ किससे होगी, जब किसी की डेथ होती है पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाती है, या कोई इंडिया से फॉरेन चला जाता है तो पॉपुलेशन क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, एमिग्रेशन ई वाला मतलब एग्जिट, जब ये इंडिया को छोड़ के बाहर जाएगा, मीन्स एक जगह को छोड़ के बाहर जाएगा, उसको बोला जाता है एमिग्रेशन। तो ये फैक्टर क्या थे पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने के, एक डेथ, दूसरा एमिग्रेशन। फिर एक टर्म आती है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि एक एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, इस एरिया के अंदर कितने इंडिविजुअल हैं, कितने पर्सन हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, उसी को बोला जाता है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन पर ऑक्यूपाइड एरिया, एक एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, वो हो जाएगी उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं अब आपकी। ठीक है, इंडिविजुअल क्या होता है, जो सिंगल पर्सन या सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो इंडिविजुअली, मतलब इंडिपेंडेंटली क्या कर सके, रह सके, किसी के ऊपर डिपेंड हुए बिना। फिर पॉपुलेशन क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है सेम स्पीशीज़ का, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिटी की। ठीक है, क्या होता है कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होती है, द पॉपुलेशन ऑफ ऑल आर डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, मतलब हमने पीछे पढ़ा था पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन क्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही जाति के, एक ही प्रजाति के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो, ठीक है, उनको बोला जाता है पॉपुलेशन। लेकिन जब स्पीशीज़ डिफरेंट हो जाती हैं, या ऑल, सारी की सारी प्रजातियां आ जाती हैं, या अलग अलग प्रजातियां आ जाती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है कम्युनिटी। उनकी जो संख्या होती है वो कहलाती है कम्युनिटी। ठीक है,
और कम्युनिटी का नाम किसके ऊपर पड़ता है? मोस्टली कम्युनिटीज़ आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज़, ठीक है। तो कम्युनिटी का नाम वहाँ पे कौन सी तरह के प्लांट्स हैं, जो ज़्यादा तरह के प्लांट्स होंगे उन्हीं के बेस पे उस कम्युनिटी का नाम पड़ जाएगा। जैसे ग्रास लैंड कम्युनिटी, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रास सबसे ज़्यादा होगा इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रास लैंड कम्युनिटी। ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ ग्रास ही होगा, ग्रास के अलावा इसके अंदर हर्ब्स भी होंगी, शरब्स भी होंगी, ट्रीज़ भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे और भी बहुत सारे जीव जंतु होंगे, ठीक है। लेकिन डोमिनेटिंग क्या था यहाँ पे, सबसे ज़्यादा चीज़ क्या थी? ग्रास। तो इसी के बेस पे यहाँ पे नाम पड़ गया किसका? ग्रासलैंड कम्युनिटी, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा होगी प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स जो ज़्यादा होंगे उसी के बेस पे उसका नाम पड़ जाएगा, उस कम्युनिटी का नाम पड़ जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है? तो जो पॉपुलेशन होती थी वो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स होते थे, लेकिन कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज़ के या सारे के सारी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो कम्युनिटी की टाइप्स, कितनी टाइप्स की कम्युनिटी होती है। तो कम्युनिटी हमारे पास, अगर हम बात करें इसको डिवाइड करें तो साइज़ और डिग्री के बेसिस पे हमारे पास दो तरह की कम्युनिटी होती है, एक मेजर कम्युनिटी, दूसरी माइनर कम्युनिटी। अब क्या होता है मेजर कम्युनिटी, क्या होता है माइनर कम्युनिटी? ये जो मेजर कम्युनिटी होती है ये लार्ज साइज़ की होती है, मतलब इसकी जनसंख्या, इसकी संख्या ज़्यादा होती है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, डिपेंड्स ओनली ऑन सन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, और ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होती, सिर्फ सन के ऊपर डिपेंड होती है, वो भी किसके लिए? एनर्जी के लिए। आया समझ? लार्ज साइज़ की होगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी और ये इंडिपेंडेंट होगी, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, किसको छोड़ के? सिर्फ सन को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ सन के ऊपर डिपेंड होगी, वो भी किसके लिए? सन से एनर्जी लेने के लिए। जैसे इसकी एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा? इसकी एग्जांपल में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? हमारे मेजर कम्युनिटी, ठीक है। फिर माइनर कम्युनिटी क्या होती है? माइनर कम्युनिटी ये इंडिपेंडेंट थे और ये क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे, मतलब डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज़, जो इसके आसपास सराउंडिंग में कम्युनिटीज़ होंगी उनके ऊपर क्या करेगा? ये डिपेंड करेगा माइनर कम्युनिटी, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है? सोसाइटीज़। क्या बोला जाता है? सोसाइटी। जैसे सोसाइटी, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है, उसी तरह से इसका नाम पड़ गया सोसाइटी। दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशन विद इन ए मेजर कम्युनिटी, और ये मेजर कम्युनिटी के अंदर का ही एक सेकेंडरी पार्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ए मैट ऑफ लीचन और ए काउडंग केक, ठीक है, जो काउडंग देखा होगा, गोबर, ठीक है, जब सूख जाता है तो उसके ऊपर, या जब गोबर होता है जो, उसके ऊपर देखना छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनको लीचन बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं हमारे? वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? काउडंग के ऊपर। इसी वजह से वो क्या है? हमारी माइनर कम्युनिटी, वो माइनर कम्युनिटी के अंदर आएंगे, ठीक है। पता चल गया आपको कम्युनिटी की टाइप्स, मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी। मेजर क्या होती है? जो इंडिपेंडेंट होती है और लार्ज साइज़ की होती है, ठीक है। और माइनर में क्या होगा? जो डिपेंड करती है दूसरी नेबरिंग कम्युनिटीज़ के ऊपर, ठीक है। अब बात करेंगे हम इकोसिस्टम, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो इकोसिस्टम, सबसे पहले ये जो इकोसिस्टम टर्म है ये किसने दी थी? ये कंसेप्ट किसने दिया था? कंसेप्ट दिया था A.G. टांसले ने। A.G. टांसले ने कब दिया था? 1935 के अंदर। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, A.G. टांसले। A.G. टांसले ने क्या किया था? इकोसिस्टम का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। एक ऊपर भी हमने साइंटिस्ट का नाम पढ़ा जो इकोलॉजी के रिलेटेड था, ठीक है। अब ये एक इकोसिस्टम के रिलेटेड पढ़ लिया। ये जो साइंटिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इनके नाम साइड पे राइट डाउन कर लेना, और JK SSB इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर। तो इकोसिस्टम कंसेप्ट किसने दिया था? A.G. टांसले ने इन 1935। अब क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम होता है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसी को इकोसिस्टम बोला जाता है। इसके अंदर लिविंग बींग्स भी होते हैं, जिंदा चीज़ें भी होती हैं, और फिजिकल इन्वायरमेंट भी होता है। दोनों क्या करते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट और लिविंग बींग्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं मटेरियल का, ठीक है। ये इससे चीज़ लेगा और ये इसको कोई चीज़ देगा, ठीक है। तो इस तरह की क्या होती है रिलेशनशिप यहाँ पे भी इकोसिस्टम के अंदर।
अब बोल रहा है एवरीथिंग इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर कोई भी चीज़ है अगर वो क्या होगी, दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड होगी। ठीक है, अकेला बंदा कुछ नहीं होता। ठीक है, हमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह से दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड होना ही होना पड़ता है। तो वही बोल रहा है कि इकोसिस्टम के अंदर हर एक बंदा, हर एक चीज़, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा होगा, दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। इफ़ वन पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज़ डैमेज, अगर इकोसिस्टम का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, तो इसका इम्पैक्ट पूरी की पूरी साइकिल पे पड़ेगा। ठीक है, जो बाकी चीज़ें होंगी और जो बाकी चीज़ें होंगी इसका इम्पैक्ट उस पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ की क्या है, एक इम्पॉर्टेंट अपनी पर्टिकुलर वैल्यू है। ठीक है, अगर एक चीज़ नहीं होगी तो दूसरा सारे का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, मान लो आप यहाँ पे कोई हिरन है। ठीक है, ये हिरन आ गया और ये आ गया टाइगर। ठीक है, अगर ये हिरन ख़त्म हो जाए, हिरन की संख्या ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो टाइगर किसको खाएंगे, टाइगर सिटीज़ के अंदर आना शुरू कर देंगे। ठीक है, ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एनिमल्स के ऊपर अटैक करना, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। तो क्या हो गया, बैलेंस बिगड़ गया। ठीक है, तो इसी वजह से बोला गया है, इसी रीज़न को देखते हुए बोला गया है कि इकोसिस्टम के अंदर हर एक चीज़ का क्या है, अपना पर्टिकुलर रोल है। ठीक है, इसलिए एक भी चीज़ अगर डैमेज हो जाती है या डिसअपियर हो जाती है तो उसका इन्फ्लुएंस, उसका इफेक्ट बाकी सारी चीज़ों के ऊपर क्या होगा, नज़र आएगा। ठीक है, इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज ए सिंगल ट्री, इकोसिस्टम एक सिंगल ट्री के जैसा भी हो सकता है, एक सिंगल ट्री भी हो सकता है और इंटायर फॉरेस्ट भी हो सकता है, बड़ा फॉरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब देखा होगा ट्री के अंदर भी कितनी कम्युनिटीज़ रहती हैं। जैसे ट्री के अंदर देखना, छोटा सा होल करके कोई बर्ड, पक्षी होगा वहाँ पे रह रहा होगा। ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे वो रह रहे होंगे। ठीक है, और भी कितनी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो एक सिंगल ट्री के जैसा भी हो सकता है इकोसिस्टम और इंटायर फॉरेस्ट के जैसा भी, मीन सबसे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम बायोटिक कंपोनेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में। ठीक है, हमें पता है बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, ह्यूमन भी एनिमल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हैं, हमारे बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट को भी हम 2 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे, एक प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, और दूसरा कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। अब ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर होते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, ऑटोट्रॉप्स। क्या है, ऑटोट्रॉप्स। और ये जो कंज्यूमर्स हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, हेटेरोट्रॉप्स। क्या है, हेटेरोट्रॉप्स, या फिर आप फैगोट्रॉप्स भी बोल सकते हो, दोनों नाम हैं इनके। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर के क्या नाम हैं, ऑटोट्रॉप, और कंज्यूमर का क्या नाम है, हेटेरोट्रॉप या फिर फैगोट्रॉप्स। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं या फिर ऑटोट्रॉप्स हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना खाना सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की वजह से ये अपना उनका इस्तेमाल करके ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे इनके अंदर क्या क्या आ जाएगा, ऑटोट्रॉप किस किस को हम बोलेंगे, जो भी ग्रीन प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, या फिर सर्टन बैक्टीरिया या एल्गी, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ एल्गी भी होती है क्या, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर या और ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में। ठीक है, अब अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, मतलब जो सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है, इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन के ऊपर होता है, सतह के ऊपर, और इक्वेटिक मतलब जो पानी के अंदर होगा। ठीक है, तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, जो ज़मीन के ऊपर होता है, वो उसके अंदर जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हर्बैक्शियस वुडी प्लांट्स, ठीक है, जो हर्ब्स होती हैं या फिर जो वुडी प्लांट्स होते हैं जिनकी लकड़ी होती है, वो आ जाएंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। और इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या होते हैं प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉप्स, वो माइक्रोस्कोपिक एल्गी होगी। ठीक है, एल्गी क्या होती है, इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर का काम करती है या ऑटोट्रॉप्स का काम करती है। ठीक है,
अब बात करते हैं हम कंज्यूमर्स की। तो कंज्यूमर नाम से ही पता चल रहा है कंज्यूम करेंगे, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती, इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, तो इनको खाने के लिए किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, डिपेंड ऑन प्लांट्स आर एनिमल्स फॉर देयर फूड, ठीक है। तो ये खाने के लिए या तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। फिर देखो इनको फर्दर, कंज्यूमर्स को फर्दर 2 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी, एक मैक्रो कंज्यूमर और दूसरा माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर देखो क्या होते हैं, मैक्रो वाले क्या करते हैं, ये प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं, वहाँ से खाना लेते हैं, या फिर दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी, या सिर्फ प्लांट्स के ऊपर होंगे या सिर्फ एनिमल्स के ऊपर, या फिर दोनों के ऊपर होंगे डिपेंड, ठीक है। किसके लिए, खाने के लिए। फिर इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एक आता है हर्बीवोर्स मतलब प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल सकते हो। ये क्या करता है, डायरेक्ट प्लांट्स को खाता है, ठीक है। क्या करता है, सपोज करो ये कोई प्लांट है, तो ये जो हर्बीवोर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये डायरेक्ट क्या करेगा, प्राइमरी इन प्लांट्स ट्रीज़ को खाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले यही कंज्यूम करता है, ठीक है। हर्बीवोर्स नाम से ही पता चलेगा जो हर्ब्स वगैरह या प्लांट्स को खाता है, ठीक है। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं, वैसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, हर्ब्स को या प्लांट्स को खाते हैं, फीड ऑन प्लांट्स, जैसे काऊ ग्रास खाती है, रैबिट, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हर्बीवोर्स। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स को खाएंगे, अब ये वाले इनको खाएंगे, ठीक है। फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर क्या करेंगे, फीड करेंगे, ये वाले इसके ऊपर फीड करेंगे और ये वाले ऑटोट्रॉप्स के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे वॉल्व्स, ठीक है। ये वॉल्व क्या करता है, इनको खाता है, रैबिट हो गया, काऊ हो गया, डियर हो गया, इन सभी को खाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्निवोर्स, अब कार्निवोर्स क्या होते हैं, इनको बोला जाता है टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर ये क्या करते हैं, ये इनको खाते हैं, मीन्स ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएंगे, ठीक है। फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर। अब जैसे लाइन हो गया, ठीक है, तो लाइन क्या करेगा, लाइन वॉल्व्स को भी खाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, कार्निवोर्स या फिर टर्शरी कंज्यूमर। अब उसके बाद आता है एक ओमनीवोर क्या होते हैं, जो बोथ प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, जैसे मैन वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है, मंकी भी क्या करता है, वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है, ठीक है। तो मतलब जो प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है उसको बोला जाता है ओमनीवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स क्या हो गया, जो मांस खाता है, मीन्स जो दूसरे एनिमल्स को खाता है। और सेकेंडरी कंज्यूमर भी क्या होते हैं, ये भी मांसाहारी होते हैं, मीन्स ये भी नॉन वेज खाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, उसके बाद आता है आपका ओमनीवोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रो कंज्यूमर की। अब मैक्रो नाम पड़ गया, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, बड़ी संख्या में है, ज़्यादा संख्या में नहीं, सॉरी, इनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, साइज़ में बड़े होते हैं, मतलब हम इनको देख सकते हैं, इस वजह से इनका नाम पड़ गया मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो मतलब बड़ा, वो कंज्यूमर जिनको हम देख सकते हैं, बड़े साइज़ का होता है। और माइक्रो कंज्यूमर, माइक्रो मतलब छोटा, जो छोटे साइज़ का होता है, जैसे सैप्रोट्रॉप्स, डीकम्पोजर्स, ओस्मोट्रॉप्स, ठीक है। ये तीनों नाम हैं, ठीक है। जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, इनके कंपैरिजन में छोटे साइज़ का होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं या खाना कहाँ से लेते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई ऑब्टेन एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिनको डेट्रिटस बोला जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जो प्लांट्स और एनिमल्स का डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, या जो उनका एक्सक्रीटा होता है, उसके ऊपर जो फीड करते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। तो उनको डेट्रिटस भी बोला जाता है, डेट्रिटस, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। उसके अलावा क्या क्या आ जाएगा, जैसे अर्थवर्म हो गया, नेमाटोड्स हो गया, आर्थ्रोपोड्स हो गया। तो ये सॉइल के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो सॉइल के अंदर ही रह के क्या करते हैं, वहाँ से किसी ना किसी चीज़ के ऊपर, कुछ सड़ी गली चीज़ होगी उसके ऊपर, उसको ईट करेंगे और वहाँ से अपना नरिशमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर।
अब बात करते हैं इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इकोसिस्टम को 2 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल मतलब जो कुदरत ने बनाया हुआ, जो कुदरती है, और मैन मेड जो इंसान ने बनाया हुआ है, ठीक है। अब नेचुरल के अंदर क्या क्या आ जाएगा? नेचुरल के अंदर भी 2 तरह का आ जाएगा, एक टेरेस्ट्रियल और दूसरा इक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन के रिलेटेड होगा, जो ज़मीन के ऊपर होगा, और इक्वेटिक जो पानी के अंदर होगा, ठीक है। अब जो टेरेस्ट्रियल होता है उसके अंदर जैसे फॉरेस्ट आ गया, तो फॉरेस्ट ज़मीन के ऊपर होते हैं, ग्रासलैंड हो गया ये भी ज़मीन के ऊपर होते हैं, डेजर्ट हो गए ये भी ज़मीन के ऊपर होते हैं। तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट ये किसकी एग्जांपल्स हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एग्जांपल्स हैं। फिर इक्वेटिक इकोसिस्टम की क्या क्या एग्जांपल्स हैं? तो फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर, मैराइन वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर, मैराइन वाटर, ठीक है, ये पानी के अंदर ही होता है। तो इनको भी डिवाइड किया गया है सैलिनिटी के बेस पे, उनके अंदर कितना नमक पाया जाता है उसके बेस पे इनको क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया है एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपको, ये चीज़ें मैं आगे लेक्चर में डिस्कस करूंगा डिटेल में, ठीक है। अभी इनको भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो इक्वेटिक में क्या क्या आ जाएगा, फ्रेश वाटर, सैलिन और मैरीन। फिर ये जो था मैन मेड इकोसिस्टम, इसके अंदर भी हमारा एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ जाएगा और दूसरा इक्वेटिक इकोसिस्टम आ जाएगा। टेरेस्ट्रियल में जैसे गार्डन्स बनाए होते हैं हमने, एग्रीकल्चर फील्ड बनाए होते हैं हमने, तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। फिर इक्वेटिक के अंदर जैसे हमने रिजर्वायर्स बनाए होते हैं, एक्वेरियम बनाया होता है, तो ये क्या है? इक्वेटिक इकोसिस्टम की एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं अब आपकी। होमोस्टैसिस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाली, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या चीज़ होती है? देखो, इकोसिस्टम आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इज नोन एज होम्योस्टैसिस, ठीक है। अब होम्योस्टैसिस क्या चीज़ होती है? जो इकोसिस्टम की सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी होती है, मतलब खुद से रिकवर होने की या खुद से किसी चीज़ को रेगुलेट करने की जो क्षमता होती है उसको बोला जाता है होम्योस्टैसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पूछा जाता है, होम्योस्टैसिस क्या है? तो क्या है? सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, उसी को बोला जाता है होम्योस्टैसिस, ठीक है। इसी की वजह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहता है, ठीक है। अगर यही नहीं होगा, अगर यही सेल्फ रेगुलेशन नहीं करेंगे, इकोसिस्टम के अंदर सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगा, तो पूरे का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, इकोटोन, ठीक है। बहुत ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इकोटोन, पहला इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है ये इकोटोन। व्हाट इज़ इकोटोन? तो इकोटोन को ट्रांजिशनल जोन भी बोला जाता है, जोन ऑफ टेंशन भी बोला जाता है, जोन ऑफ जंक्शन भी बोला जाता है, बिटवीन 2 आर मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा इकोसिस्टम की जो जंक्शन होती है, जहाँ पे वो इकोसिस्टम मिलते हैं, उस इकोसिस्टम को, उस जोन को क्या बोला जाता है? इकोटोन। जैसे सपोज करो ये कोई एक इकोसिस्टम है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, मतलब जो लैंड का होता है इकोसिस्टम, ठीक है। और ये वाला आ गया हमारा इक्वेटिक इकोसिस्टम जो पानी के अंदर होता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? एक जगह पे मिल रहे हैं, इस पार्ट पे ये क्या कर रहे हैं? इस पार्ट पे ये मिल रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे इनकी क्या हो रही है? इंटरसेक्शन हो रही है। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसी को बोला जाता है इकोटोन। क्या हो गया? जोन ऑफ टेंशन और जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन 2 आर मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट हो गए, ये किस किस के बीच में होते हैं? ये मैराइन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में लाई करते हैं। फिर ग्रासलैंड हो गए, ग्रासलैंड किस किस के बीच में आते हैं? बिटवीन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट के बीच में। डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन होता है वो क्या होता है? ग्रासलैंड। एस्चुरी क्या होती है? जो फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर के बीच का जो जंक्शन होता है उसको एस्चुरी बोला जाता है। मार्शलैंड क्या होती है? जो ड्राई और वेट इकोसिस्टम का पार्ट होता है, बीच में जो पार्ट आता है उसको बोला जाता है मार्शलैंड। तो ये एग्जांपल्स याद रखना किस किस के बीच में होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पता चल गया इकोसिस्टम क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, सॉरी, ठीक है। तो इकोटोन क्या होता है? 2 इकोसिस्टम या 2 से ज़्यादा इकोसिस्टम का जो जंक्शनल पार्ट होता है, मतलब वो पार्ट जहाँ पे वो तीनों क्या होते हैं? मिलते हैं। जैसे ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
इकोटोन के बाद अब आप आते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या क्या इसकी खूबियाँ होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन, तो ये क्या होता है, नैरो भी हो सकता है और क्वाइट वाइड भी हो सकता है, बहुत पतला भी होगा और बहुत चौड़ा भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा, ठीक है, कैसे उनकी ओवरलैपिंग हो रही है। उसके बाद कंडीशंस इंटरमीडिएट टू द एडजासेंट इकोसिस्टम, तो यहाँ के बीच का जो कंडीशंस होती हैं इसके यहाँ पे ये जो जंक्शन है इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, इन दोनों इकोसिस्टम के बीच की होती हैं, मतलब ना ऐसी होंगी ना ऐसी होंगी, ठीक है, क्या होंगी, इन दोनों के बीच में लाई करती है वो, ठीक है। हैंस इट इज़ ए जोन ऑफ टेंशन, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, जोन ऑफ टेंशन, टेंशन का जोन होता है, ना ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी ना ऐसी होंगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो लाई करेंगी वैसी कंडीशंस होंगी, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। फिर इट इज़ लीनियर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज ऑफ इनकमिंग कम्युनिटी एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन स्पीशीज ऑफ अदर आउटगोइंग कम्युनिटी, ठीक है। अब देखो सपोज करो ये दो इकोसिस्टम है, ठीक है, अगर यहाँ की कोई चीज़ यहाँ आ रही है तो ऑटोमेटिकली इस स्पीशीज़ का नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर, ठीक है, जो चीज़ अंदर आएगी उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो चीज़ यहाँ से बाहर जाएगी उसकी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इकोटोन में कंटेन सम ऑर्गेनिज्म इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडजॉइनिंग कम्युनिटीज़, ठीक है। अब बोल रहा है जो इकोटोन होगा, इकोटोन सपोज करो ये दो इकोसिस्टम थे, इकोटोन आ गया ये बीच वाला पार्ट, ठीक है। अब इकोटोन के अंदर कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी आएंगी जो ना तो यहाँ पे थी ना यहाँ पे थी, अलग कोई न्यू स्पीशीज़ भी आ जाएगी, ठीक है। तो बोल रहा है इकोटोन में कंटेन सम ऑर्गेनिज्म इंटायरली डिफरेंट, जो क्या होंगे, अलग ही होंगे, ठीक है, ना कि यहाँ से आए ना यहाँ से आए, ठीक है, कहीं बाहर से आ गए, ठीक है, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। मैं बोल रहा है कि अलग कम्युनिटी के भी ऑर्गेनिज्म आपको इकोटोन के अंदर दिखाई दे सकते हैं जो एडजॉइनिंग कम्युनिटी के नहीं होंगे, ठीक है, कहीं अलग ही होंगे वो। फिर बोल रहा है समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज इज मच ग्रेटर इन दिस जोन देन ईदर कम्युनिटी कॉल्ड एज इफेक्ट। अब क्या बोल रहा है, फिर से देखो, ये एक इकोसिस्टम, ये दूसरा इकोसिस्टम, अब ये बीच में क्या आ जाएगा हमारा, इकोटोन। ये जो इकोटोन होगा, पहली चीज़ उसने क्या बोली कि यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ होगी, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो इंटायरली डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, इंटायरली डिफरेंट, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो, यहाँ पे संख्या का पॉपुलेशन क्या होगी स्पीशीज़ की, काफ़ी ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ की भी उठ के यहाँ पे आ गई, यहाँ के भी उठ के यहाँ पे आ गई, और कोई बाहर से भी एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी कम्युनिटीज़ की। इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, एज इफेक्ट। क्या बोला जाता है, एज इफेक्ट। तो एज इफेक्ट क्या होता है, द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज इज मच ग्रेटर इन दिस जोन। इस जोन के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीशीज और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, एज इफेक्ट। फिर द ऑर्गेनिज्म विच अक्कर प्राइमरली आर मोस्ट अबेंडेंटली इन दिस जोन आर कॉल्ड एज स्पीशीज। एज इफेक्ट आ गया, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लेकिन किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जिस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को, उन्हीं स्पीशीज़ को क्या बोला जाएगा, हमारा एज स्पीशीज़। क्या बोला जाएगा, एज स्पीशीज़, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। एज इफेक्ट क्या होता है कि संख्या वहाँ पे ज़्यादा होगी, लेकिन किस चीज़ की संख्या ज़्यादा होगी ये हमें बताएगा एज स्पीशीज़। एज स्पीशीज़ जो भी होगी उसकी संख्या ऑटोमेटिकली वहाँ पे ज़्यादा ही होगी। फिर नीश क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, नीश। नीश क्या होता है, इट इज़ ए यूनिक फंक्शनल रोल, इट इज़ ए यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ ए स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर जो यूनिक फंक्शन होता है, जो यूनिक प्लेस होती है किसी एक ऑर्गेनिज्म की, उसी को क्या बोला जाता है, नीश। क्या बोला जाता है, नीश। मीन्स कोई एक ऑर्गेनिज्म क्या काम करता है, ठीक है, क्या काम करता है, तो वो सिर्फ काम वही कर रहा होगा, कोई और ऑर्गेनिज्म वैसा काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो यही जो उसका यूनिक फीचर है उसी को क्या बोला जाता है, उसका नीश, ठीक है।
उसका क्या पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है, उसी को बोला जाता है नीश। अब बोल रहा है नो टू स्पीशीज हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीश। बोल रहा है कि कोई भी दो स्पीशीज का एक नीश नहीं हो सकता। हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, अलग अलग फंक्शन होगा, जिसकी वजह से उनका अलग अलग नीश होगा। एक नीश दो कम्युनिटी का, दो स्पीशीज का कभी भी नहीं हो सकता। फिर बोल रहा है नीश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्या बोल रहा है कि नीश बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी ऑर्गेनिज्म के कंजर्वेशन में, उनको बचाने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का नीश सेम हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, ठीक है। अब सपोज करो ये कोई चीज़ है, ठीक है, इसको ये भी खाएगा, इसको ये भी खाएगा, इसको ये भी खाएगा, इसको ये भी खाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, मतलब डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म के कंजर्वेशन के लिए, उनको बचाने के लिए क्या होता है, नीश यूनिक होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब बोल रहे टाइप्स ऑफ नीश, ठीक है। नीश कितनी तरह के होते हैं? तो पहला नीश हमारे 4 तरह के होते हैं। एक हैबिटेट नीश, फूड नीश, रिप्रोडक्टिव नीश, फिजिकल एंड केमिकल नीश। अब क्या होता है हमारा हैबिटेट नीश, वेयर इट लीव्स, ठीक है, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, वो आ गया उसका हैबिटेट नीश, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे रहता है, अपनी पर्टिकुलर प्लेस होती है, जैसे हम अलग अलग घर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह से क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म की एक अपनी प्लेस होती है रहने की। फिर बोल रहा है फूड नीश, व्हाट इट ईट्स आर डिकम्पोज, ठीक है, डिकम्पोज, वो क्या खाता है और किसको डिकम्पोज करता है, वो भी हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होगा। व्हाट स्पीशीज़ इट कम्पीट्स विद, वो कौन सी स्पीशीज़ के साथ कंपटीशन करता है, वो भी किसके अंदर आ जाएगा, फूड नीश के अंदर। फिर रिप्रोडक्टिव नीश, हाउ एंड व्हेन, यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है, हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस, कब और कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है, ये भी हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव नीश के अंदर। फिर फिजिकल एंड केमिकल नीश, उसका टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर के अंदर वो रह सकता है, लैंड शेप, कौन सी लैंड शेप के अंदर रह सकता है, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए उसको। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स किसके लिए होंगे, फिजिकल और केमिकल नीश के लिए, ठीक है। फिर एक टर्म आती है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीश और हैबिटेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो समझो, नीश मतलब किसी चीज़ का प्रोफेशन, वो क्या काम कर रहा है, और हैबिटेट मतलब उसका एड्रेस, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है, एड्रेस, वो कहाँ पे रह रहा है। सपोज ये करो कोई घर है, ठीक है, ये पर्सन यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। अब ये पर्सन कहाँ पे रह रहा है, इस घर के अंदर, तो ये क्या बन गया, इसका हैबिटेट, जहाँ पे वो चीज़ रहती है। अब ये करता क्या है, कोई जॉब करता है, कोई प्रोफेशन करता है, पढ़ता है, ठीक है, तो वो बन गया उसका नीश। नीश मतलब उसका प्रोफेशन, वो क्या काम करता है, उसका क्या फंक्शन है, वो उसका नीश बन जाएगा, और वो कहाँ पे रहता है, वो उसका हैबिटेट बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं अब आपकी। नीश इज़ यूनिक फॉर ए स्पीशीज़ वाइल मैनी स्पीशीज़ शेयर द सेम हैबिटेट, ठीक है। नीश हर एक स्पीशीज़ का यूनिक होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन हैबिटेट सेम हो सकता है। एक हैबिटेट के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे देखा होगा आपने, डिफरेंट इंसेक्ट्स मे बी पेस्ट ऑन सेम प्लांट बट दे कैन को एग्जिस्ट एज दे फीड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट। आपने देखा होगा एक प्लांट के ऊपर, सपोज करो अगर ये कोई प्लांट है, ठीक है, अगर ये कोई एक प्लांट है या ट्री है, इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, लेकिन अब देखो इनका हैबिटेट तो सेम है। हैबिटेट मतलब कहाँ पे रह रहे हैं, इस ट्री के ऊपर, तो हैबिटेट तो सेम हो गया, लेकिन हर एक देखो, ये पत्ते के ऊपर डिपेंड होगा, ये इसकी बार्क्स के ऊपर, ये स्टेम के ऊपर डिपेंड होगा, ये फूलों के ऊपर डिपेंड होगा, फ्लावर्स के ऊपर। तो हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपना अलग अलग काम कर रहा है। तो कहने का यही मतलब है, हैबिटेट तो सेम हो सकता है, बट नीश कभी भी सेम नहीं हो सकता किन्हीं भी दो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज़ और याद रखो मेरे दोस्तों, ठीक है, अभी एग्ज़ाम की डेट एक साथ आ चुकी है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, JKPSI KS का मेंस भी है, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, जितना शांत होके पीसफुल तरीके से
कॉन्फिडेंट होके डिसिप्लिन होके स्टडी करोगे उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, तो जुड़े रहिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। और हर एक बंदा जो यहाँ पे देख रहा है उसका कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा। ठीक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्या करेगा, एक एक ग्रुप तो होगा। ठीक है, हर एक बंदा अपने ग्रुप के अंदर इसको शेयर करो ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, टाइम भी लिमिटेड है हमारे पास और कंटेंट भी ज़ोरदार लेके आया हूँ मैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये हर एक इंडिविजुअल, नीडी इंडिविजुअल तक ये पहुँचे। ठीक है, जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आप साथ साथ कंप्यूटर की भी तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं अपने चैनल पे कंप्यूटर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है डायरेक्ट टू होम क्लासेस। ठीक है, सर्च कर लेना, वहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। तो साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, आपकी एक दो सब्जेक्ट कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।